हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन। इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं विद आंसर। क्वेश्चन सारे हैं, चाहे वो 1 नंबर का हो चाहे 3 नंबर का हो, सारे ही क्वेश्चन मैंने करे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि बोर्ड एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से, या फिर कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से जो है इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, कोलराउस का नियम क्या है, और कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग भी पूछ लेते हैं। तो क्या है कोलराउस का नियम? इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर आयन चालकताओं के बराबर होता है। देखिए क्या बोला है, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता किसके बराबर होती है? उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता या फिर आयन चालकता के बराबर होती है। लैम्डा जो ये नीचे लिखा हुआ है लैम्डा एम, ये हो गया मोलर चालकता, इससे मोलर चालकता बोलेंगे, एम मोलर चालकता को डिनोट करता है। इक्वल टू में लैम्डा धनायन प्लस लैम्डा ऋणायन, और यही हमने डेफिनेशन में भी बोला था। और इसका उदाहरण ले लेते हैं। हमने उदाहरण के लिए NaCl ले लिया है। लैम्डा एम इक्वल टू, तो कैसे लिखेंगे उसे इस फॉर्म में, लैम्डा Na प्लस और फिर प्लस लैम्डा Cl निगेटिव। उसका कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग क्या है? पहला अनुप्रयोग तो यही है कि वो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में उसका उपयोग होता है। दूसरा, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। और तीसरा, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में। अब एक अगला क्वेश्चन कि फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। क्या है? इस नियम अनुसार इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भार प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। अब हम मान लेते हैं कि आवेश जो है Q है और इलेक्ट्रोड में एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा W ग्राम है। तो जैसे कि डेफिनेशन में बोला था कि जो प्रवाहित आवेश है वो भार के समानुपाती होता है, तो W प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटाएंगे तो वहाँ पे Z स्थिरांक आ जाएगा, जो कि Z क्या है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। और अगर हम इसी को देखें, Q बराबर होता है, हमें पता है Q बराबर क्या होता है? IT। Q यानी कि आवेश बराबर धारा गुणा समय। तो उसी में फिर ऊपर जो लिखा था हमने कि W बराबर ZQ, उसमें हम क्या कर रहे हैं? Q की वैल्यू को, जो हमने अभी भी पता है हमें कि I × T होती है, उसको पुट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? W इक्वल्स टू Z वैसा ही रहेगा, और Q की जगह हमने लिख दिया है I × T। अगर हम ये मान लें कि I बराबर 1 और T बराबर 1 सेकेंड है, मतलब करंट जो है वो भी 1 है और टाइम जो है वो भी 1 है, तो क्या हो जाएगा? हम W इक्वल्स टू Z, I की जगह भी 1 रखा, T की जगह भी 1 रखा, तो क्या हो जाएगा? W इक्वल्स टू Z। अब इसी लाइन में फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम क्या है? वो ये है, इस नियम अनुसार श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न अपघट्यों में समान आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का भार उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। फिर से देख लीजिए, इसमें श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न अपघट्य हैं, 2 अपघट्य हैं, उनमें हम समान आवेश प्रवाहित करेंगे,
तो जो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का भार होगा वो किसके बराबर होगा? उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोड पर हमने 2 ले रखे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े 2 अपघट्य लिए हैं, तो मान लेते हैं कि एक साइड कॉपर है और दूसरी साइड सिल्वर है। तो फिर माना इलेक्ट्रोड पर कॉपर का एकत्रित भार जो है W1 है तथा तुल्यांकी भार उसका E1 है। इस प्रकार सिल्वर का एकत्रित भार W2 है तथा तुल्यांकी भार E2 है। तो फैराडे के नियम से W प्रोपोर्शनल टू Q हो गया। हमने पहला नियम फैराडे का पढ़ लिया है, उसमें था W प्रोपोर्शनल टू Q। क्योंकि इसमें 2 ले रखे हैं, एक कॉपर और एक सिल्वर, तो हम पहले वाले के लिए ले लेते हैं कॉपर के लिए W1 और आवेश हो जाएगा Q1। सेम वही है। फिर देखिए पहले वाले में हमने क्या किया था, जब फैराडे का फर्स्ट नियम था तो उसमें हमने वैल्यू रखी थी Q की, लेकिन यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे Z की। तो हमें पता है कि Z बराबर होता है E/F, जहाँ पे F क्या है? फैराडे आवेश है और जिसकी वैल्यू है 96500। तो हमने Z की जगह वही पुट कर दिया, Z की जगह E/F और F की वैल्यू पुट कर दी 96500। तो हो गया W1 = E1/96500 और मल्टीप्लाई में Q1। अब यहाँ से हम Q1 की वैल्यू निकालेंगे तो Q1 = W1, ये पूरा मल्टीप्लाई में था Q1 के साथ तो वो पूरा डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरह से कुछ आएगा। ये डायग्राम है इसका, फैराडे के द्वितीय नियम का डायग्राम भी बना हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए 2 बीकर ले रखे हैं और उसी तरह से हम दूसरे वाले के लिए भी कर लेते हैं। दूसरे वाले के लिए हमने W2 लिया, प्रोपोर्शनल टू Q2 किया। सेम उसी तरह से हमें पता है Z की वैल्यू E/F होती है, तो वो हो जाएगा, उसकी जगह हमने E2 लिख दिया, E2/96500। सेम उसी तरीके से सॉल्व करके हमने Q2 की वैल्यू भी निकाल ली। अब फिर हमने पुट कर दिया Q1 = Q2 पुट कर दिया और Q1 की वैल्यू भी लिख दी और इस साइड पे Q2 की वैल्यू भी लिख दी। तो 96500 से 965 दोनों साइड कट जाएगा और बचेगा क्या? W1 W1/W2 = E1/E2। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे SHE भी बोलते हैं। SHE क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका इंग्लिश में नेम क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसे SHE भी बोलते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE का वर्णन कीजिए तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, चित्र भी बनाइए। तो देख लेते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यह क्या है? कांच की एक बेलनाकार नली का बना होता है, इसमें प्लेटिनम का तार लगा होता है जो कार्बन ब्लैक द्वारा लेपित होता है। तार के निचले सिरे पर प्लेटिनम ब्लैक की पत्ती लगी होती है तथा इस पूरी व्यवस्था को HCl के 1 मोलर विलयन में डुबोकर रखा जाता है तथा कांच की नली में 1 atm दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम देखने के बाद इसे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रहा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम। इसमें देखिए जो एक सबसे पहले एक बीकर ले रखा है हमने, उसमें हाइड्रोजन का 1 मोलर विलयन है और फिर उसके ऊपर देखिए कांच की एक बेलनाकार सी नली बनी हुई है, एरो करके लिखा हुआ है कांच की नली। फिर उसके नीचे पे जो कांच की नली है एक पतली सी यहाँ पे प्लेटिनम ब्लैक है इधर पे, और फिर उसके ऊपर पे क्या है? प्लेटिनम की एक पतली सी छड़ है, जो यहाँ पे PT लिखा है वो प्लेटिनम की क्या है? पतली सी छड़ है। और यहाँ से क्या की जा रही है? इधर से H2 गैस प्रवाहित की जा रही है वायुमंडलीय दाब पर। तो ये है इसका डायग्राम। अब हम इसकी रिएक्शन जो है वो देख लेते हैं। इसकी रिएक्शन ऐसे है,
H2 रिवर्सिबल, H2 क्या गैस है तो G लिखा है, रिवर्सिबल टू H प्लस आयन और फिर दो इलेक्ट्रॉन हैं H2, फिर हम प्लेटिनम ले रखा है हमने और बीच में एक साइन है सीधा सा H प्लस। इस रिएक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जो नीचे शो कर रखी है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं रिएक्शन को। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नैनट समीकरण लिखिए। नैनट समीकरण पूछ लेते हैं क्या है। तो EMF ज्ञात करने के लिए क्या है पूरी समीकरण, EMF इक्वल टू ई सेल माइनस RT अपॉन NF लॉग M प्लस और सॉरी M ऊपर फिर नीचे M प्लस। इसमें जितने भी हैं इन सबकी क्या है, R क्या है, गैस स्थिरांक है और इसकी वैल्यू कितनी है 8.314। T क्या है, परमताप 298 केल्विन। F क्या है, फैराडे आवेश, थोड़ी देर पहले भी बताया था 96500। N क्या है, सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। M क्या है, जो ऊपर था M वो क्या है, धातु की मोलर सांद्रता और M प्लस क्या है, धातु आयनों की मोलर सांद्रता। यहाँ पे इधर पे सेकेंड लाइन में ई सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग M अपॉन M प्लस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये 1 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा ज्ञात करने के लिए समीकरण दीजिए। क्या है, डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस NF ई सेल। अगला क्वेश्चन, चालकता व मोलर चालकता में संबंध लिखिए। चालकता और मोलर चालकता में संबंध क्या है, मोलर चालकता को प्रदर्शित करते हैं लैम्डा M से इक्वल टू चालकता हो जाएगा अपॉन मोलर सांद्रता। सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं C से, चालकता को K से, तो लैम्डा M इक्वल टू K अपॉन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक तथा द्वितीय सेल क्या होते हैं। प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए, या फिर प्राथमिक तथा द्वितीय बैटरियां क्या है, प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए प्राथमिक सेल कितने नाम से पूछा जा सकता है। प्राथमिक सेल को गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, वोल्टीय सेल भी बोलते हैं, तो किसी भी नाम से पूछ सकते हैं। यह इसकी देख लेते हैं क्या है, यह सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, अर्थात इस सेल में रासायनिक ऊर्जा द्वारा वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसे वोल्टीय सेल भी कहते हैं। इन सेलों में अभिक्रिया केवल एक बार होती है, ये मेन पॉइंट है। इन सेलों में अभिक्रिया केवल एक बार होती है तथा कुछ समय तक प्रयोग के बाद बैटरी निष्क्रिय हो जाती है एवं पुनः प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है। यही इसका मेन पॉइंट है कि इनको हम सिर्फ एक बार उपयोग कर सकते हैं, बार बार उपयोग नहीं कर सकते। एक बार उपयोग करने के बाद इनकी बैटरी दोबारा उपयोग में नहीं लाई जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए सूक्ष्म सेल और मरकरी सेल। और द्वितीयक सेल क्या है, द्वितीयक सेल के भी नाम है दो। द्वितीयक सेल को संचायक सेल भी बोलते हैं और वैद्युत अपघट्य सेल भी बोलते हैं। यह सेल वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, अर्थात इस सेल में वैद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसे वैद्युत अपघट्य सेल कहते हैं। जिन सेलों को एक बाह्य स्रोत से वैद्युत धारा प्रवाहित कर पुनः आवेशित, ये दूसरी डेफिनेशन है। ऊपर एक डेफिनेशन लिख दी है, नीचे एक और लिख दी है, जो अच्छी लगे वो लिख लेना। जिन सेलों को एक बाह्य स्रोत से वैद्युत धारा प्रवाहित कर पुनः आवेशित करना संभव होता है उन्हें द्वितीयक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेलों को संचायक सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचय करने में सक्षम होते हैं। और जो इसका मेन पॉइंट है, जो डेफिनेशन में लिखना बहुत ज़रूरी है, वो क्या है कि इन सेलों को
प्रत्येक उपयोग के पश्चात पुनः आवेशित किया जा सकता है। इस प्रकार इन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए लेड संचायक, लेड संचायक के भी दो नाम है, लेड संचायक भी बोलते हैं, उसे सीसा भी बोलते हैं, सीसा, ठीक है। लेड और सीसा दोनों एक ही चीज है। लेड संचायक सेल या फिर सीसा संचायक सेल, और दूसरा निकेल कैडमियम सेल। अगला क्वेश्चन, लेड संचायक सेल की विआवेशन तथा आवेशन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। सीसा संचायक सेल क्या है, चित्र सहित बताइए। अब देखिए पूछ दिया है सीसा संचायक सेल क्या है, यानी कि वही लेड संचायक सेल, और उसकी क्या बोली है, विआवेशन और आवेशन दोनों ही अभिक्रिया पूछी गई है। तो सीसा संचायक सेल क्या है, ये श्रेणी क्रम में जुड़े कई सेलों से मिलकर बना होता है। इसका डायग्राम भी अभी दिखाऊंगी मैं आपको, डायग्राम से फिर बाद में डायग्राम देख के अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कई श्रेणी क्रम में जुड़े कई सेलों से मिलकर बना होता है, और जो प्रत्येक सेल होता है वो 2 वोल्ट की धारा उत्पन्न करता है। इस सेल में एनोड जो होता है वो क्या होता है, लेड का बना होता है, और जो कैथोड होता है वो लेड डाइऑक्साइड यानी PbO2 का बना होता है। और प्रत्येक सेल छिद्रित फाइबर या फिर प्लास्टिक द्वारा अलग किया जाता है। उसमें सेल बहुत सारे लगे हुए श्रेणी क्रम में, तो सबको अलग अलग रखा गया है। वो अलग किससे किया गया है, फाइबर, छिद्रित फाइबर है या फिर प्लास्टिक के द्वारा पृथक रखा गया सबको। और यह संपूर्ण व्यवस्था किसमें होती है, एक प्लास्टिक के पात्र में, जिसमें कि हम तनु H2SO4 में लेते हैं। ये पूरी जो संपूर्ण व्यवस्था है ये प्लास्टिक के पात्र में तनु H2SO4 में डूबी रहती है, और जो तनु H2SO4 है वो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। ये देखिए डायग्राम है लेड संचायक सेल का। देखिए केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि आप डायग्राम को कितना सजा के बना रहे हैं, उसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो हम कहना चाह रहे हैं, हमारा जो हम कह रहे हैं वो उससे डायग्राम शो करना चाहिए। ये नहीं कि उसको ज़्यादा सजा धजा के बनाओ, सजा धजा के बनाने से मतलब नहीं है, सिर्फ जो हम कहना चाह रहे हैं, हमारा जो मोटिव है वो क्लियर होना चाहिए, बस उसमें ही मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए कई बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम अच्छा बनाने के चक्कर में अपना बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। तो देखिए एक साइड इसमें क्या है, एनोड। इसमें दो टाइप की सेल है। देखो जो एक एनोड है, एक साइड पे देखो, एक साइड एनोड है, एक साइड ये क्या है, कैथोड है। अब देखिए जो एनोड वाली है इनमें क्या है, तीसरी लाइन है। देखिए यहाँ से आके नीचे पे तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन वाले हैं सारे। और जो कैथोड की साइड से यहाँ पे ये टी शेप में बन रखा है। देखो ऐसे अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें पूरे में जो है ब्लैक ब्लैक कर रखा है, और जो एनोड वाला है उसमें पूरे में ब्लैक ब्लैक नहीं किया, क्रॉस लाइन कर रखी है। तो देखिए जो एनोड हमने पढ़ा था कि जो उसमें एनोड है वो क्या है, वो है लेड, Pb। देखो एरो भी बना रखा है मैंने। और जो उसमें कैथोड यानी कि जो निगेटिव वाले, देखो कहाँ है कैथोड, सॉरी, जो कैथोड है वो लेड डाइऑक्साइड PbO2 है। और ये पूरी व्यवस्था किस में रखी गई है, तनु H2SO4 यानी कि डाइल्यूट H2SO4 में रखी गई है। देखिए एक बीकर ले रखा है पूरा, तनु H2SO4 में पूरी व्यवस्था को रखा गया है। अब उसमें बोला, ये भी पूछा था क्वेश्चन में कि उसकी विआवेशन तथा आवेशन की अभिक्रिया लिखिए। तो क्या है, लेड संचायक सेल की विआवेशन की अभिक्रिया देख लेते हैं। जब बैटरी उपयोग में होती है तब उसका क्या होता है, विआवेशन होता है। विआवेशन का मतलब ही यही है, जब बैटरी उपयोग में है। तो एनोड की साइड में हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे क्या लिया था हमने एनोड में, Pb लेड लिया था ना, और SO4 ले रखा है इस साइड पे, SO4 2 निगेटिव। फिर एरो के उस साइड क्या बन जाएगा, PbSO4 बन जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस हो जाए। 2 इलेक्ट्रॉन वैसे लिखेंगे प्लस में,
कैथोड में हमने लिया था लेड डाइऑक्साइड PbO2, ये भी हमने क्या किया है, इसमें भी SO4 ले रखा है और 4H+ आयन है और 2 इलेक्ट्रॉन भी है साथ में। और रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या बन रहा है, PbSO4 + 2H2O। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी वियावेशन पूछता है तो उसकी रिएक्शन लिखनी कंपलसरी हो जानी चाहिए। तो ये रिएक्शन तो पता होनी चाहिए कि हम रिएक्टेंट्स में क्या दे रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, और फिर बाद में उसको बैलेंस करना। इस प्रकार कैथोड एवं एनोड अभिक्रियाओं को मिलाकर समग्र सेल अभिक्रिया निम्नलिखित है। देखिए, ये पहले हमने कैथोड और एनोड की अलग अलग कर रखी, अब कैथोड और एनोड दोनों को मिलाएंगे तो पूरी अभिक्रिया क्या होगी। हमने एनोड में क्या लिया था, Pb ले रखा था, SO4 ले रखा था। एनोड में क्या लिया था, सॉरी कैथोड में क्या लिया था, PbO2 लिया था और SO4 लिया था। तो देखिए यहाँ पे हमने Pb लिया, फिर PbO2 लिया, और यहाँ पे ये पूरी रिएक्शन जो है दोनों को कंबाइन करके हमारा इधर पे आएगा 2H2SO4, यानी कि ये हमारा रिएक्टेंट है। हमने जो एनोड और कैथोड वाली रिएक्शन की थी ना, अभी उसी को कंबाइन कर दिया है, दोनों को जो रिएक्टेंट वाले हैं उन दोनों को कंबाइन करके लिखा है, और जो प्रोडक्ट है उन दोनों को भी कंबाइन कर दिया है। देखिए प्रोडक्ट में ऊपर एनोड और कैथोड दोनों में PbSO4 आ रहा था, तो क्या हो गया, 2 PbSO4 हो गए, तो हमने लिख दिया 2 PbSO4, और H2O 2 थे तो वो भी हो जाएगा 2H2O। अब लेड संचायक सेल की पुनः आवेशन प्रक्रिया को भी देख लेते हैं। जो सेल के बाह्य स्रोत से धारा देने पर वह पुनः आवेशन हो जाता है। पुनः आवेशन की प्रक्रिया को जो है विआवेशन के विपरीत होती है, सेम उसके विपरीत है। तो रिएक्शन क्या होंगी, उसके अपोजिट होंगी। हमने ऊपर देखा था हमारा क्या बन रहा था, हमारा प्रोडक्ट बन रहा था PbSO4 एनोड पर, तो यहाँ पे हम उसी को क्या लेते हैं, रिएक्टेंट लेते हैं। और देखिए सेम वही है, जो बस फर्क सिर्फ इतना है, जो हमने विआवेशन में जो हमने प्रोडक्ट ले रखे थे वो अब रिएक्टेंट हो जाएंगे, और जो रिएक्टेंट लिए थे वो प्रोडक्ट बन जाएंगे। पहले हमारा एनोड में देखिए यहाँ पे क्या बन रहा था, PbSO4 बन रहा था। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, PbSO4 को ले रखा है, रिएक्टेंट बनाया है, और सेम वही हमारा जो है प्रोडक्ट बन रहा है जो रिएक्टेंट था पहले। अब कैथोड पर भी सेम वैसा ही है, जो हमारा बन रहा था PbSO4 बन रहा था और H2O निकल रहा था उसके साथ, तो वो हमारा रिएक्टेंट हो गया और वो प्रोडक्ट हो गया। अगर आपने एक रिएक्शन याद कर ली, मतलब विआवेशन की याद है, तो आप अगर आपको विआवेशन की याद है तो आवेशन की आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दोनों रिएक्शनों को एनोड और कैथोड दोनों को मिला के समग्र सेल अभिक्रिया वही हो जाएगी सेम। और ये जो अभी मैंने ये वाला कराया ना, विआवेशन वाला, सॉरी आवेशन वाला, अभी जो बताया, इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। देखो क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, इसका ऐसे भी पूछा गया है। सिर्फ जो अभी आवेशन बताया उसके लिए कि लेड संचायक सेल की चार्जिंग क्रियाविधि का वर्णन रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से कीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यही सेल की जो पुनः आवेशन की प्रक्रिया है, जो पुनः आवेशन की रिएक्शन है वो लिखनी है। और ऐसे भी पूछ सकता है, चार्जिंग के दौरान प्रयुक्त पदार्थों का विशेष उल्लेख करते हुए लेड संचायक सेल की चार्जिंग क्रियाविधि का वर्णन रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से कीजिए, वही क्वेश्चन है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। ये भी पूछा गया है एग्जाम में। क्या है, धातुओं के धनायन बनाने की आपेक्षिक प्रवृत्ति का ज्ञान होना। दूसरा, एक धातु का दूसरी धातु से विस्थापन ज्ञात करने में। तीसरा, धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन का विस्थापन ज्ञात करने में। उदाहरण के लिए Zn + H2SO4 = Zn SO4 + H2 गैस रिलीज होगी।
वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु है हाइड्रोजन से, एक पॉइंट है, एक लिख लेना, नोट कर लेना इसको, कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु है हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, वे अम्ल से H2 जो होती हैं वो विस्थापित कर देती हैं, जैसे कि CuAg, प्लेटिनियम, AuSg, ये क्या है, और दूसरी क्या है, ये वाली हाइड्रोजन से नीचे है, ये अम्ल में से H2 को क्या करेंगी, विस्थापित नहीं कर पाएंगी। ये वाली जो थी नीचे थी, और जो हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वो कर देती हैं अम्ल में से H2 को विस्थापित कर देती हैं, और ये जो हाइड्रोजन से नीचे होती हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। तो इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो जितने भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए, वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं कराए मैंने, और बाकी जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, रिएक्शन है, सारी वो सब करा दी है मैंने। इस चैप्टर से इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।